नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। इसमें एक तो मध्य प्रदेश में जो सियासी बहरान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो हंगामा मचाया है उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके खून में किस तरह की चीज़ें शामिल हैं, इस तरह कांग्रेस को धोखा देकर के बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन में एक ज़ेर ज़मीन सड़क की तामीर की इजाज़त दी गई है। आखिर इसके पीछे इसराइल की साजिश क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब और रूस में इस वक्त तेल की कीमतों को लेकर के जंग छिड़ गई है। इटली में कुछ हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट उनको वापस अपने मुल्क आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या सिंधिया के हामी जो 12 अरकान असेंबली है वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। आइए सबसे पहले सारी चीज़ों पर हम तबसरा करेंगे, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नए चैनल का हमने जो तस्करा किया है सीधी बात ऑफिशियल और दीगर हमारे फेसबुक और ट्विटर के जितने भी हमारे सोर्सेस हैं उसकी सारी तफसीलात यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग पहली फुर्सत में वहाँ जाएं। कल के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी थी कि किस तरह 8 दिन ब्लॉक हुआ था और उसका मुतबादिल यानी कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इस वजह से सीधी बात के फेसबुक पेज को, सीधी बात के ट्विटर पेज को, इसके अलावा मेरे अपने ज़ाती पेज को और इसके अलावा सीधी बात ऑफिशियल का जो हमारा नया चैनल बनाया है ताकि किसी भी तरह की रुकावटें पैदा होने की सिमत में हम आपके लोगों के लिए सारी चीज़ें पेश कर सकें डेली, वो पहली फुर्सत में जाएं। जिन लोगों ने नहीं किया है जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इसके अलावा जो आप लोगों से बारहा हम लोगों की मदद के लिए माली एतबार से यहाँ पे तफसीलात दी जा रही हैं उसमें आप शुरू हो जाए। हमने कहा है कि एक ऐप तैयार करना है हम लोगों को, इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए इस वक्त हम चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उस शख्स की जिस शख्स ने इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में बहरान मचा दिया है, सियासी बहरान, और चलती हुई हुकूमत को नीचे गिराने की पूरी साजिश रची है बीजेपी के साथ मिलकर के। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसको आप बारहा टीवी डिबेट में हमेशा से कांग्रेस का दिफा करते हुए और बीजेपी को लताड़ते हुए सुना है। आज यही शख्स एक मरतबा फिर बीजेपी में दाखिल हो रहा है और उसने पूरी हुकूमत को नीचे गिराने की साजिश रची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल जो कुछ किया है उनके खानदान के लिए कोई नया नहीं है, इस तरह तबसरा करने वाले लिखते हैं। एक रिपोर्ट में तफसीलात से पेश करते हुए लिखा गया है कि वक्ती तौर पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने परेशानियां जरूर खड़ी की हैं और अपने लिए उन्होंने जरूर कुछ सियासी फायदा उठा लिए हैं, लेकिन सियासत के लंबे सफर में उन्होंने अपना कद बहुत छोटा कर लिया है। उनकी दादी राजम्मा तावजे राजे सिंधिया ने 1967 में कांग्रेस की हुकूमत गिराकर मध्य प्रदेश में मखलूत हुकूमत कायम की थी। उस वक्त उन्होंने उस वक्त के वजीर आला डीपी मिश्रा की हुकूमत से 35 अरकान के साथ इसलिए अलहदगी इख्तियार कर ली थी क्योंकि वजीर आला ने राजघराने की तनकीद कर दी थी। उसके बाद गोविंद नारायण सिंह वहां की मखलूत हुकूमत के वजीर आला बने थे जो हुकूमत महज 19 माह ही चल पाई थी। विजय राजे सिंधिया ने इसके बाद जनसंघ में शमूलियत इख्तियार की। जनसंघ वो है जिसका आरएसएस का पुराना नाम है। और फिर उसके बेटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के वालिद माधोराव सिंधिया सियासत में दाखिल हुए और 26 साल की उम्र में वो गना की सीट से चुनाव जीते। गना इलाके का नाम है मध्य प्रदेश के। 1977 में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और जीते और फिर उन्होंने अपने खानदान को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली क्योंकि उस वक्त कांग्रेस इख्तियार में थी। उन्होंने ग्वालियर से 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। माधोराव सिंधिया भी जब वजीर आला नहीं बन पाए थे तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट की हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। यानी कि जब उनको इख्तियार नहीं मिला तो वो हमेशा से दल बदली का काम किए हैं सिंधिया के खानदान वाले, और फिर बाद में दोबारा कांग्रेस में आ गए थे। अगर सिंधिया राज घरानी तारीख में जाया जाए तो इख्तियार के अलावा कभी किसी के सगे नहीं हुए, इख्तियार के अलावा कभी किसी के सगे नहीं हुए और उसके लिए उन्होंने दल बदली का काम करते रहे। बगावत करना और वापिस आना उनके खून में है और वो किसी नजरिए के साथ नहीं जुड़े हैं। खुद माधोराव सिंधिया की 2 बहनें बीजेपी में हैं। सिंधिया की इस अमल से वाज़ेह हो गया है कि वो इख्तियार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। उनको अपने राय दहिंदगान से कोई मतलब नहीं है और उनकी सोच अभी भी वही राजघराने वाली है। बहरकैफ नाज़रीन, राज सिंधिया की वो तफसीलात थी जो उसके खमीर में मौजूद थी, फितरत में मौजूद थी और उसके पूरे घराना किस तरह से ददबदली का काम किया। अब ये खबर आ रही है कि सिंधिया हामी 12 अरकान असेंबली बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर सिंधिया
बीजेपी में जाने के बावजूद उसको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि बीजेपी हुकूमत नहीं बना पाएगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बागी अराकीन की वजह से जो कांग्रेस हुकूमत टूट रही है, अगर कांग्रेस के पास 6 जायद अगर अराकीन असेंबली आ गए तो उनकी हुकूमत टूटने से बच जाएगी। फिलहाल अभी तक बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ तारीख जो है बताई नहीं गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज या कल में सिंधा जाकर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद किस तरह का उनका ओहदा दिया जाएगा बीजेपी में, ये बात की बात है। लेकिन पहली बात यह है कि जिस तरह से आज बयान दिया गया कांग्रेस की जानिब से कि पीएम सिंधिया को जो है नायब वजीर आला के ओहदे का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। वैसे भी अब बहुत सारे ऑपरेशन कमल से बचाने के लिए बहुत सारे कांग्रेस अराकीन असेंबली को, सारे के सारे अराकीन असेंबली को इस वक्त जयपुर रवाना कर दिया है। उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप लोगों के सामने है। आप जो है एयरप्लेन में बैठे हुए इन तमाम अराकीन असेंबली को देख सकते हैं जो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये वो सारे अराकीन असेंबली हैं जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए ये थी मध्य प्रदेश के बहरान की कहानी। देखते हैं कि अब बदलते समय के साथ जो है किस तरह के फैसले, इसलिए कि मीटिंग होने वाली है बीजेपी के भी हेडक्वार्टर में, और यहाँ पूरी तरह से कांग्रेस भी पूरी तरह से है। यहाँ कर्नाटक में भी जो है पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जितने अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे थे वो सब जो है वापस आ रहे हैं। एक एक करके उनको कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। बहरकैफ शाम या कल सुबह तक पूरी तस्वीर खुलकर हम लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगी कि आखिर होने क्या जा रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से जो है मायूसी का शिकार हो चुकी है। उसको कोई वोट देने वाला नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और तमाम अक्सर इलाकों में जिस वक्त हार हुई है, इस वजह से बौखलाई हुई बीजेपी वोटों के जरिए से नहीं बल्कि नोटों के जरिए से हुकूमत करने पर उतावली हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको फिलिस्तीन की जानिब ले चलता हूँ। फिलिस्तीन में एक ज़ेर ज़मीन रास्ता बनाने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह खबर निकल करके सामने आ रही है कि ये जो बस्ती के नीचे ज़मीन बनाई जा रही है इसराइल की साजिश है। इसराइली वज़ारत दिफा के मुताबिक इस सड़क की तामीर से फिलिस्तीनियों को इसराइली बस्ती माल्ला येदो मेम से गुजरे बगैर अज़यम के देहात और अनात हज़मी और अलराम के इलाकों के दरमियान आबदोरफ्त की सहूलत मैसर होगी। इसके नतीजे में इस नामनिहाद इलाके Y1 में यहूदी बस्तियों में आबादकारियों की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा। गुज़श्ता माह फरवरी में इसराइल ने यरूशलेम यहूदी बस्ती मुअल्ला यदोमेम, जिसे तनाज़ा Y1 जोन कहा जाता है, में 3500 रिहायशी मकानों की तामीर का ऐलान किया था। इस इक़दाम से मुतालिक वजीर नफ्ताली बेंट ने कहा, हम सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमलन खुद मुख्तारी का इतलाक करते हैं। इसराइली वॉच डॉग ग्रुप पीस नाउ ने इन मंसूबों पर कड़ी तनकीद की। पीस नाउ ने एक बयान में लिखा है कि मुजव्वज़ा ज़ेर ज़मीन सड़क की मनसूबाबंदी इसराइल को अदोमेम के आसपास के इलाकों में दीवारें या रुकावटें खड़ी करने, उनका इसराइल से इल्हाक करने में मदद देंगी। बहरकैफ नाज़रीन, एक लंबी तफसील है, लेकिन सिर्फ ये दीवार और ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन जो ज़मीन बनाने की या रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, लोग ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों के लिए, हकीकत इसमें इसराइल की साजिश छुपी हुई है। वो चाहते हैं कि नीचे से फ़िलिस्तीनियों को गुजरने दिया जाए और ऊपर से अपनी बस्ती तामीर करते हुए चले जाएं, जिसको जो है 350 घरों की इजाज़त मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि फ़िलिस्तीन की पूरी ज़मीन को इन्होंने हड़प कर लिया है इसराइलियों ने, और पूरी तरह से इस वक्त जो है अलग अलग बहानों से जो है फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करने की और मुख्तलिफ किस्म के नाम देकर के जो है हड़पने की और ज़ेर ज़मीन रास्ता बना करके फ़िलिस्तीनियों की पूरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस इसराइल की साजिश को इस वक्त जो है बहुत सारे मीडिया सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि साफ तौर पर सामने ये कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़ेर ज़मीन रास्ता बना करके यहूदी फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर अपने मंसूबे को, नापाक साजिशों को जो है मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको तकमील करना चाहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए क्या सऊदी अरब और रूस के दरमियान इस वक्त तेल की कीमत को लेकर के जंग जारी है? जी हाँ, इसकी हकीकत ऐसी ही है। सऊदी अरब ने खाम तेल की कीमत कम करने के साथ ये इशारा भी दिया कि उसकी पैदावार में इजाफा कर देगा। इस ऐलान के साथ ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 1/3 गिर गई थी। दोनों मुल्कों की सरकारी ऑयल कंपनियों सऊदी आरामको और रोसनेफ्ट के शेयर्स भी बुरी तरह नीचे गिरे। दुनिया के इन दो बड़े तेल बरामद कुनंदगान ने किसी भी माशी झटके से बचने के लिए तकरीबन $500 बिलियन के ज़खायर जमा कर लिए हैं।
पीर के रोज मॉस्को हुक्काम का कहना था कि अगर तेल की कीमतें फी बैरल 25 से 30 डॉलर तक भी गिर जाएं तो भी वो 6 से 10 बरस तक इसका मुकाबला करने की सकत रखते हैं। रूसी जराये के मुताबिक रूस 30 डॉलर फी बैरल बर्दाश्त तो कर सकता है, लेकिन उसे खाम तेल से होने वाले आमदनी का टारगेट हासिल करने के लिए मजीद खाम तेल फरोख्त करना पड़ेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक जंग जितनी तवील होती जाएगी दोनों मुल्कों को नुकसान भी उतना ज्यादा होगा और उन्हें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ताहम दूसरी जानिब इन दोनों ममालिक इस कशमकश से फायदा पाकिस्तान जैसे उन ममालिक को होगा जो खाम तेल के खरीदार हैं। इस मसले से आगाही रखने वाले जराये का न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की पैदावार बढ़ाने का हुक्म उस वक्त दिया जब रूस ने खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया जिसमें कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए पैदावार में कमी लाने की तजवीज दी गई थी। रूस के मुकाबले में सऊदी अरब के पास भी ज़र मुबादले के तकरीबन 500 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। इसकी सालाना माशी तरक्की के हिसाब से ज़खायर तकरीबन 25% बनते हैं और सऊदी अरब मजीद माली कर्जे हासिल करने की पोजीशन में भी है। सऊदी अरब में सन 2016 के बाद से तेल की कम कीमतों के असरात महदूद करने के लिए 100 अरब डॉलर से जायद के कर्जे हासिल कर चुका है। नाज़रीन, कल के प्राइम टाइम में मैंने आप लोगों को साफ तौर पर कह दिया था कि किस तरह मशरिक़ी वस्ता में सऊदी अरब इस वक्त हथियारात को जमा कर रहा है और जखीरों को जमा कर रहा है। 2 साल के अरसे में जितना पूरी दुनिया ने खरीदा था उसका 50% बारूद का जखीरा सिर्फ सऊदी अरब ने खरीदा है और इसको ईरान से बारहा डराया जाता है। ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वक्त रख चुका हूं। एक मरतबा फिर सऊदी अरब और रूस के सामने आने से उन ममालिक को तो फायदा होगा जो ममालिक खाम तेल के खरीदार हैं, जिसमें एशिया के अक्सर ममालिक आ सकते हैं। इसमें हिंदुस्तान आ सकता है, पाकिस्तान आ सकता है, मलेशिया और इंडोनेशिया और दीगर ममालिक जा सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान जो होगा वो दोनों ममालिक को उठाना पड़ेगा, वो है रशिया और सऊदी अरब, इसलिए कि ये दोनों ममालिक बहुत ज्यादा तेल के ज़खायर को पैदा करने वाले हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में जो मॉस्को एक्सचेंज सुपरवाइजरी बोर्ड के सरबराह वोलेग देवगन का कहना है कि इस तेल की जंग में रूस में न सिर्फ अफरात ज़र की शरह बढ़ जाएगी बल्कि शरह सूद में भी इजाफा यकीनी है। दूसरी जानिब मैक्रो एडवाइजरी कंसल्टेंसी के डायरेक्टर्स वेफर का कहना था कि यह भी मुमकिन है कि मॉस्को ओपेक के साथ ताउन का फैसला कर ले, लेकिन ऐसा शायद मौसम खिज़ां के बाद ही हो, तब तक तेल की कीमतें कम ही रहने की तवक्को है। बहरकैफ नाज़रीन, बाज़ लोग कहीं फैसले लेते हैं, उससे बाज़ ममालिक को फायदा होता है, बाज़ ममालिक उससे नुकसान उठाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। केरला की कुछ लोग इटली में फंसे हुए हैं और इटली में कोरोना वायरस की वबा इस कदर फैली हुई है कि जिसके कोई इंतहा नहीं। इस वक्त कोरोना वायरस से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद चाइना के बाद इटली है और इटली के बाद ईरान है और उसके बाद तमाम ममालिक के नंबरात आते हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान यानी मुल्क भारत से बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों में हैं। आप अपने एतबार से, वो बिजनेस के एतबार से हो सकता है, तालीम के एतबार से हो सकता है, या फिर विजिट वीज़ा लेकर के घूमने के एतबार से सैर व सियाहत के लिए हो सकता है। ऐसे ही कुछ हिंदुस्तानी इस वक्त जो है इटली में फंसे हुए हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो इस वक्त यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको वापस आने नहीं दे रही है और सिर्फ कोरोना वायरस के डर की वजह से। देखिए, ये लोग मलयालम में बात कर रहे हैं, आप इनकी बातें सुने। मुझे इजाजत दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുക. എല്ലാവരും പറയുക. ചെക്കില് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചെക്കില് ക്യൂല് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ പറയണത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മെയിൽ വന്നേക്കാണ്, അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരും എയർപോർട്ടിൽ വീടും ജോലിയും എല്ലാം, കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട്, ഗർഭിണികളുണ്ട്, കൊച്ചു മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയും. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കല്ലാതെ എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്? അതിന് ഉത്തരം പറയുക. എമിറേറ്റ്സിനോ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റിനോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എമിറേറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അവിടെ എൻട്രി ആവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എയർപോർട്ടിലാണ് അവര് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ആ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം. 14 ദിവസവും 28 ദിവസവും ക്വാറന്റൈൻ വാർഡുകളിൽ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കൺസെന്റ് അറിയിച്ച പല ആളുകളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഓടി പോകാൻ ഇതിനൊന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ നോക്കി വന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ല. കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളും ഗർഭിണികളും വരെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിവിടെ എമിറേറ്റ്സുകാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കുഴപ്പമില്ല.
ഈ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് മാത്രം പ്രളയം വരുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രവാസികളെയും എല്ലാവരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലും ആരുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ അതിനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്തണം, അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ.